वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 बैंकिंग करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने मुद्रा वाला चैप्टर पूरी तरह क्लियर करवा दिया है। उसमें से कुछ एक टॉपिक रह रहे थे जो मैं इसमें क्लियर करवा देता हूँ। ये सिर्फ मेरे को ये बताना था मुद्रा पूर्ति के माप कौन कौन से हैं, इसका डेफिनेशन भी लिखवा दिया था। और M1, M2, M3, M4 कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये बस बताना था। देखिए, मुद्रा पूर्ति के माप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि M1 कैसे निकालते हैं, M1 तो आप बोलेंगे C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या होता है? C जनता के पास करेंसी, यानी कि जनता जैसे आप हैं, हम हैं और भी अन्य व्यक्ति है, उसके बाद जो भी करेंसी है मुद्रा के रूप में या नोट के रूप में, उसे हम सी कहते हैं, जनता के पास करेंसी। और डीडी क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा है। जो जो ग्राहक बैंक के पास मुद्रा जमा करवाती है, ठीक है, और वो मुद्रा मांगने पर ग्राहक वो मुद्रा बैंक से मांगती है, तो वो मुद्रा वाणिज्य बैंक जो होते हैं ना, चेक के रूप में ग्राहक को देते हैं, तो उसे ही हम मांग जमा डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अदर डिपॉजिट यानी कि अन्य जमा में क्या क्या शामिल होता है? इसमें ना तो हम वाणिज्य बैंक की जमा शामिल करेंगे, ठीक है, और ना तो हम सरकार की जमा को शामिल करेंगे। तो किसकी जमा को शामिल करेंगे अन्य जमा के अंदर? इसमें हम विदेशी संस्थाओं की जमा, विदेशी वित्तीय संस्था, उनकी जमा को शामिल करेंगे। विदेशी वित्तीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एवं नाबार्ड की जमाएं इसमें शामिल करेंगे। नाबार्ड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में शाख के रूप में कार्य करती है नाबार्ड, उसके जमा को हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अगर आपको M2 निकालना हो तो आप M1 जोड़ेंगे, प्लस में डाक खाना का बचत बैंक खातों में जमा है, यानी M1 तो जोड़ेंगे ही, प्लस डाक खाना में जितना भी बचत हो रहा है ना, उसी बचत को बैंक खाते में जमाए को शामिल करेंगे। M3 निकालना तो आप क्या करेंगे? M3 निकालना तभी भी आपको M1 जोड़ना पड़ेगा। M1 जोड़ने के बाद वाणिज्य बैंकों की शुद्ध शाब्दी जमाएँ शामिल करेंगे। वाणिज्य बैंकों की शुद्ध शाब्दी जमा कितना है वो आप शामिल करेंगे, तो आपका M3 निकलेगा, ठीक है। अगर वही आपको M4 निकालना हो, M4, तो M3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डाक खाना की कुल जमाएँ NSC को छोड़कर, NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना इसमें, इसको छोड़कर डाक खाना की कुल जमाएँ को जोड़ेंगे। चलिए अब हम बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग तो वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति सृजन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि वाणिज्य बैंक अपनी कमाई कैसे करती है। हम जानते हैं कि वाणिज्य बैंक को इससे फ़ायदा होता होगा जब भी वो बैंक खोल के बैठे हैं। चलिए देखते हैं वाणिज्य बैंक अपनी कमाई कैसे करती है, यानी कि वाणिज्य बैंकों के कार्य देखते हैं, वो किस प्रकार अपने कार्य को करती है। वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाएगा, वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा सृजन किस प्रकार किया जाता है उसे समझाइए, तो आप किस प्रकार समझाएंगे? देखिए, बैंक लोगों से नगद जमा लेती है, उन्हें हम प्राथमिक जमाएं कहते हैं। प्राथमिक जमा क्या होता है? जब बैंक में जनता द्वारा जमा की गई राशि होती है, वो बैंकों के लिए प्राथमिक जमा होता है। और बैंक अपनी नगद जमाएं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देती है, ठीक बात है। जैसे कि आप मतलब देश के अंदर, मतलब 10%, देश के अंदर 50% जनता ने ना मुद्रा जमा किया, मान लीजिए 5 लाख रुपए, सपोज करते हैं कि 5 लाख रुपए जमा किया, और बैंक ना 5 लाख से अधिक
जनता जो उधार लेने आते हैं उनको 5 लाख से अधिक उधार दे देती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसे कमाई करना होता है। किस रूप में? लोन के रूप में या इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में। यानी कि अगर आप बैंक से पैसा उधार लेने जाएंगे तो आपको उधार तो दे देगा। अगर पहले बोलेगा कि आपके पास अकाउंट है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपसे अकाउंट खुलवाएगा, आपको अकाउंट में वही उधार दे देगा और बोलेगा कि आपको इतने परसेंट 10% आपसे ब्याज लिया जाएगा। जिस जिस समय आप अपने उधार मुद्रा को वापस करने आएंगे बैंक को, तो उसके साथ ही आपको जितने भी ब्याज लगा उस ब्याज को साथ में ही जमा करना पड़ता है बैंक को। इसी ब्याज से बैंक जो है ना, वाणिज्य बैंक अपनी कमाई करती है। इसीलिए बैंक अधिक से अधिक लोगों को उधार देती है। तो बैंक अपनी नकद जमा से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देती है, यही पॉइंट कह रहा है। वाणिज्य बैंक जो मुद्रा उधार देती है वो नकद के रूप में नहीं देती। वाणिज्य बैंक जो मुद्रा उधार देती है वो नकद के रूप में नहीं देती है, बल्कि वो बैंक में जमा करती है। यानी कि आपसे पहले पूछेगा बैंक है आपका खुला हुआ, अकाउंट है आपका खुला हुआ, आप बोलेंगे हाँ तो उसमें डालेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो आपसे अकाउंट खुलवाएगा, पहले अकाउंट खुलवा के फिर उसमें डालेगा। इन्हें ही हम गौण जमा कहते हैं। यानी कि प्राथमिक जमा जब हम अपने मुद्रा को बैंक में जमा करते हैं वो प्राथमिक जमा हो गया वाणिज्य बैंकों के लिए। अब जब दूसरे व्यक्ति को वो ऋण के रूप में देते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में देते हैं, तो बैंक उस प्रक्रिया को गौण जमा के रूप में यानी कि द्वितीय जमा के रूप में जानते हैं। ठीक है, द्वितीय जमा या गौण जमा के रूप में जानते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट भी देख लिया हमने, आगे देखते हैं। प्राथमिक जमा क्या होती है? प्राथमिक जमा प्लस गौण जमा दोनों को जोड़ देते हैं तो वो मांग जमाएं कहलाती है। मांग जमाओं को हम कुल जमा भी कहते हैं। ठीक है, कुल जमा आपको निकालना है तो आप प्राथमिक जमा जोड़ेंगे और गौण जमा जोड़ेंगे। बैंक जनता के कुल जमा को 10% अपने पास रखती है, दूसरे ग्राहकों को लोन के रूप में दे देती है। यानी कि बैंक के पास ग्राहक जितना जमा करवाते हैं उसका 10% तो अपने पास रख लेगी, बाकी जो मुद्रा बचेगा वो दूसरे लोगों को लोन के रूप में उधार दे देगी और उस पर ब्याज लगा देगी। इस प्रकार ब्याज लगा दिया जाता है लोन देकर दूसरे व्यक्ति को। जब ग्राहक लोन वापस करने आते हैं तो देखिए यही लिखा है कि ग्राहक जब लोन वापस करने आते हैं तो उसके साथ में आते हैं तो ग्राहक साथ में ही ब्याज भी जमा करता है। ठीक है, साथ में ब्याज लेके आना पड़ता है वापस करने के लिए। ब्याज जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट आप लोन रिटर्न करते हैं उस टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस में लोन। ठीक है, प्राथमिक जमा क्या होता है? लोगों द्वारा वाणिज्य बैंकों में जमा किया गया नगद जमा है। हमने देखा था जो हम स्टार्टिंग में हम बैंक में जमा करते हैं तो वो बैंकों के लिए प्राथमिक जमा हो जाएगा। जब वही मुद्रा दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया जाता है तो वो बैंकों के लिए गौण जमा यानी कि द्वितीय जमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौण जमा प्राथमिक जान गए। गौण जमा बैंकों द्वारा लोगों को दिया गया ऋण, यानी बैंक दूसरे लोगों को ऋण देते हैं, उधार देते हैं, तो वही गौण जमा के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक जमा अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे निकलेगा तो आप बोलेंगे गौण जमा प्लस मांग जमा। अगर बोलेगा प्राथमिक जमा निकालने तो आप क्या करेंगे? प्राथमिक जमा निकालना तो आप क्या करेंगे? प्राथमिक जमा निकालना है तो आप प्राथमिक जमा अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे? इसको इधर भिजा देंगे गौण जमा में, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस में या प्लस में मांग जमा है, मांग जमा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक कैसे कार्य करती है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, CRR SLR क्या होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे साख नियंत्रण के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। एक होता है मौद्रिक नीति, दूसरा होता है राजकोषीय नीति। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे,
एंड दूसरा हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार द्वारा कौन सा अनुबंध अपनाया जाता है और केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सा अनुबंध अपनाया जाता है महंगाई के समय में, मंदी के समय में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको ये कंटेंट समझ आता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।